तो चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा टॉपिक है। देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? तो नाम में ही एकदम आसानी से लिखा हुआ इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखें? तो बोलेंगे द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स ऑन विच the surface at all point on which electric potential is equal is called equipotential surface। अब चलो, हम लोग अब सोचते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसा कैसा। तो आप ऐसे सोचिए, जैसे Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? तो बोलेंगे पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R होगा। अब थोड़ा सोचो कि R डिस्टेंस चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी R डिस्टेंस पे अगर हम जाएंगे तब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलेंगे यही होगा 1/4πε0 Q बाई R। समझ जाइए, यानी कि अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें, समझिए, अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें जो R सेपरेशन का हो, हम एक स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं, चलो देखना, एक स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं और समझो इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, तब प्रत्येक पॉइंट जो R सेपरेशन पे होगा उन सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो KQ बाई R। तो आप ऐसा ही कंसेंट्रिक स्फीयर बना दीजिए और भी। तो कंसेंट्रिक स्फीयर बनाने से क्या होगा? तो बोलेंगे इन सभी कंसेंट्रिक स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। देखो, अगर इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे जाएंगे तो सारा पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाई R बोलेंगे, और मान लो इस पॉइंट पे चले जाएंगे तो KQ बाई R डैश बोलेंगे, यानी इसके भी सारे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ऐसा ही और भी एक कंसेंट्रिक स्फीयर बना लो, समझना, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। तो बोलेंगे क्या कि ये सभी पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल का है, यानी सेंटर पर जब चार्ज रखोगे तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। अब थोड़ा समझिए नेक्स्ट, जैसे लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज है तो क्या होगा? तो बोलेंगे इस पर चार्ज इस तरह से। तो अगर हम एक सिलेंडर बना लें तो इस सिलेंडर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल होगा। अब कैसे होगा थोड़ा समझिएगा। इस सिलेंडर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल होगा। वैसे ही एक और सिलेंडर बना लो इधर, तो इस सिलेंडर के भी सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल होगा। अब कैसे होगा थोड़ा समझिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रॉपर्टी एक है जो मेन प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से ये जो लीनियर चार्ज है उससे तो लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, इससे तो लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है। तो हाँ, बोलेंगे इससे भी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ लीजिए। तो बोलेंगे क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लीनियर चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? तो सिलिंड्रिकल होगा। अब थोड़ा समझो, बीम ऑफ लाइट है, इस तरह से बीम ऑफ लाइट है, या मतलब लाइट नहीं है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बीम है। तो इसमें हम कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस सोचेंगे? तो बोलेंगे अगर हम इसमें एक पेज को रख दें इस तरह से, तो वो पेज जो होगा
यानी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ऐसे रखेंगे, यानी देखना ध्यान से, ऐसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रखेंगे वो कैसा होगा, तो बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो इस तरह का प्लेन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन तो लिख चुके हैं, बोलेंगे इट मे बी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। चलो यहाँ पे तो जगह है नहीं, हम इधर लिख देते हैं, इट मे बी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन। और भी हो सकता है, तो चलो उसके लिए ईटीसी लिख देते हैं। और भी अलग अलग डाइपोल के केस में अलग अलग उसका शेप होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए जी, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह गया है कि लीनियर चार्ज के केस में आप इक्वल पोटेंशियल या सिलिंड्रिकल कैसे बना रहे हैं। तो चलो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा बात आप पूछे हैं। कुछ लोग इस बात को जानना भी चाहते थे और कुछ लोग इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कैसे बना सकते हैं सर। तो चलो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। लीनियर चार्ज के कारण, यानी लीनियर चार्ज यही है, यही चार्ज है, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं वो सिलिंड्रिकल बनाए हैं। तो ऐसा क्यों, तो बोलेंगे देखो लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ठीक है, आखिर हो तो रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, तो बोलेंगे देखो उससे होगा क्या। अगर हम इस पॉइंट को ए बोले और इस पॉइंट को बी बोले और इस पॉइंट को अगर हम सी बोले, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। समझिएगा, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे इधर होगा। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि बी पॉइंट का पोटेंशियल सी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल है, तो बोलो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो सब सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल हो ना जाएगा। करने वाले हैं, देखिए अगर हम वी ए माइनस वी बी लिखें तो क्या लिखेंगे, तो ई डॉट आर लिखेंगे, ई डॉट आर लिखेंगे। ए मेरा इनिशियल है, बी मेरा फाइनल है, तो ई डॉट आर, और जिधर ई उधर ही आर, तो ये ई आर कॉस जीरो हो जाएगा क्या। तो बोलो वी ए माइनस वी बी जो है वो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे वी ए माइनस वी बी जो है वो ई इंटू आर आ जाएगा। अब थोड़ा सोचो वी ए माइनस वी सी के बारे में, तो वी ए माइनस वी सी, ए मेरा इनिशियल है, सी मेरा फाइनल है, तो ई डॉट आर, ई डॉट आर। अब देखो अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और आर का भी डायरेक्शन इधर ही, तो बोलो तो इसको ई आर कॉस जीरो लिखेंगे क्या, तो बिल्कुल लिखेंगे। तो ये वी ए माइनस वी सी हो गया, तो वी ए माइनस वी सी कितना आ गया, तो ई इंटू आर आ गया। तो बोलेंगे वी ए माइनस वी बी वो कितना है, ई आर, और वी ए माइनस वी सी भी कितना है, ई आर। तो वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी सी के इक्वल होगा, तो बोलेंगे वी ए से वी ए कट जाएगा, तो माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस वी सी, यानी माइनस से माइनस कटेगा तो वी बी इज इक्वल टू वी सी हो गया क्या। यानी प्रूफ तो कर दिए कि बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो बोलो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो बोलेंगे सिलिंड्रिकल होगा। अब तो समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चलो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बोलेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बोल ही रहे हैं शुरू से, क्या, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात तो बहुत बार शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। अब रही बात नेक्स्ट, क्या है, बोलेंगे क्या कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें तो याद आ जाएगा कि वो पहले जो बताते थे टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बोलेंगे हाँ वहाँ पे वो अलग था, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो अभी अभी पढ़े हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सोचे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब थोड़ा सोचो, अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सोचे तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो सोचो तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो दो ना हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ऐसा है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कुछ ऐसा है, और दोनों एक दूसरे को कट कर दिया। तो सोचो तो ये क्या चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, इसके परपेंडिकुलर, और ये क्या चाहेगा कि मेरे परपेंडिकुलर हो। तो बोलो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे होंगे? अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे इसको तो समझ ही रहे होंगे, इसको भी आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखें, तो बोलेंगे टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल surfaces cannot intersect each other। अब देखो कहीं कहीं रीजन पूछ देता है, रीजन क्या लिखें, तो रीजन में क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field। if two equipotential surface will intersect at a point, then there will be more than one direction of electric field at intersection point which is not possible उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप लिखिए, फिर आगे काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3rd नंबर कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any two points on a particular equipotential surface पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ई जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, देखो इसको पहले समझ कैसे बोलेंगे। देखो अगर मान लो कि यही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक ना,
इक्विपोटेंशियल सरफेस यही है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे के क्यू बाई आर। तो पार्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो बोलेंगे जीरो होगा। तो बिल्कुल आसान है। तो ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बोलेंगे क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, कि अगर हम लोग किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराएं, जैसे समझिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ए से बी अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएं तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पार्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या, व्हेन ए पॉइंट चार्ज is moved from one point to another point on a particular equipotential surface, then work done by electric field will be zero। अब थोड़ा ऐसे भी सोचो, जैसे अगर हम समझना थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जाहिर है इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा समझना। तो अगर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, समझना ये समझो पेज है, ये लाइन नहीं है, पेज है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ मूव कराएं, ए से बी मूव कराएं, तो वर्क क्या होगा, तो बोलेंगे वर्क तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो इस Q नॉट चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, तो इधर लग रहा है, Q नॉट इंटू ई। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो बोलेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो बोलेंगे Q नॉट इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट D है और cos 90 है। तो बोलो cos 90 है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो इससे भी समझ में आ रहा है ना, कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेके जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम पहले ही लिख दे रहे हैं। 5th नंबर प्रॉपर्टी है, हो रहा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, if a plane surface is considered perpendicular to the dipole axis and passing through the center of dipole will be an equipotential surface। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। तो याद करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग इधर देखते थे तो वो कितना आता था एक्सियल लाइन पे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी केपी बाई आर स्क्वायर। उम्मीद है याद होगा, केपी बाई आर स्क्वायर यही आता था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, लेकिन अगर बात हम लोग करें कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर देखें, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर देखें, तो यहाँ से जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का निगेटिव होगा उतना ही यहाँ से पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो होगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पे अगर एक प्लेन कंसीडर करो जो सेंटर से पास हो रहा हो, जो कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर से पास हो रहा हो, तो वो जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा काम करेगा। अब थोड़ा ऐसे भी समझो, जैसे अगर बात करें कि ये जो डाइपोल एक्सिस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो डाइपोल एक्सिस पे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q होता है। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो बोलेंगे जिधर डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो सोचो तो अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और वैसे भी सोचो ना -+q से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है, तो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, इस पे टर्मिनेट होगा, इससे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, इस पे टर्मिनेट होगा, इससे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, इस पे टर्मिनेट होगा, इससे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, इस पे टर्मिनेट होगा। अब थोड़ा समझना, बात तो आप समझ ही गए हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, इधर देखेंगे तो इधर होगा। लेकिन एक्सियल लाइन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो वो जो है वो इधर होगा, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर बात हम लोग करें कि फिर से देखना बना रहे हैं, अगर हम लोग डाइपोल बनाए -q ये है +q, तो इतना तो जान गए कि सेंटर पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो प्लेन होगा, प्लेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात हम लोग करें कि बाकी जगह पे कैसा होगा, तो बोलेंगे बाकी जगह के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर तो प्लेन होगा, ये फिक्स है, लेकिन अगर हम लोग, चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहते हैं तो कैसा बनाएं, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन तो इधर है, इलेक्ट्रिक लाइंस का तो डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे एक इस तरह का सरफेस इमेजिन करें, तो ये जो सरफेस कर्व शेप में है वो सरफेस कैसा होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और क्यों होगा, तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, या उल्टा बोलो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बोलो तो ये कब पॉसिबल है, तो इस कर्व शेप में जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तभी ना पॉसिबल है। अगर यहाँ पे सोचो तो यहाँ पे ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे भी देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या आप समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में सेंटर पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो प्लेन होगा, लेकिन बाकी जगह जो होगा वो कर्व शेप में होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ठीक है, कैसे बनाएं, थोड़ा सोचिए। पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है। समझना ये प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है। अब रही बात कि यहाँ पे कितना वोल्ट है, तो ये जो प्लेन है इनका सारे पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट है। ये जो प्लेन है इसका सारे पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, वैसे ही ये 20 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कह रहा है कि इसके बीच का जो सेपरेशन है वो D का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, D का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ठीक है कैसे बनाएं, तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तब पोटेंशियल घटेगा, ठीक। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि इस पॉइंट को अगर A बोले और इस पॉइंट को अगर B बोले, याद रखिएगा कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये जो गैप है ना वो इक्वल गैप लेना है। तो अगर हम VA माइनस VB लिखें तो क्या लिखेंगे,
तो ई डॉट आर लिखेंगे, ई डॉट आर लिखेंगे। अब वी ए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 60, अब माइनस वी बी कितना है तब 40, और ई कितना है वो तो निकालना है, और ई आर कॉस 0 बोलो तो ये तो 20 हो जाएगा। ई निकालना है, आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100, और cos 0 तो 1 हो गया, देखो तो ये 20 हो गया। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, तो 400 वोल्ट पर मीटर हो गया क्या, 400 वोल्ट पर मीटर हो गया क्या, या इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं 400 न्यूटन पर कूलम, तो ये भी लिख सकते हैं। अब रही बात कि थोड़ा एक चीज हमको समझाना है, क्या, तो अगर हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, देखो यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ये जो गैप है वो लगभग सेम होना चाहिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनाएंगे वो इक्वल गैप पे बनाएंगे, इक्वल गैप पे बनाएंगे। अब इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है। कोई पूछेगा कि बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बना दिए हैं, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4 क्यों लिखे हो, तो बोलेंगे देखो यहाँ पर जो प्लेन होगा उसका ना सारे पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पर जो प्लेन होगा उसका ना सारे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो ये सब इंडिविजुअल अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये जो D है, जो गैप है, वो सेम क्यों लिए हो, तो बोलेंगे देखो सेम लेने से होगा क्या, अगर हम इस पॉइंट को A बोले और इस पॉइंट को B बोले, तो चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो VA माइनस VB क्या होगा, तो E डॉट डी, ई डी कॉस 0, तो E इंटू डी हो जाएगा क्या, VA माइनस VB। और उसी तरह से VA माइनस VC भी निकालेंगे, सॉरी VB माइनस VC भी निकालेंगे, तब क्या होगा, तो बोलेंगे ये B है ये C है, तो बोलिए VB माइनस VC क्या होगा, तो E इंटू डी होगा क्या, तो बोलो VA माइनस VB निकालो चाहे VB माइनस VC निकालो, E इंटू डी आ रहा है, वैसे ही VC माइनस VD भी क्या आएगा, E इंटू डी आएगा। तो बात समझिए, तो पोटेंशियल तो सबका अपने आप में इक्वल है ही, इन दोनों पार्टिकुलर अगर बात करें दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल है, E इंटू डी के इक्वल है। लेकिन यही बात अगर हम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का करें, अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का करें, देखो ये जो है वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझिए। तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाए, तो बोलेंगे होगा तो वो प्लेन ही, होगा तो वो प्लेन ही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये गैप जो है वो धीरे धीरे घटते जाएगा, ये गैप जो है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। अब समझना, थोड़ा समझना, जैसे ये A है ये B है, तो VA माइनस VB अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो मान लो यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं तो E इंटू D1 लिखोगे, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो D ज्यादा है, तो E इंटू D1 मान लो 10 वोल्ट आ गया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो VB माइनस VC क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे E इंटू D2, तो बोलो तो E अब बढ़ न गया है तो D कम भी होगा तब भी E इंटू D2 10 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा क्या, समझ जाइए। उसी तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है तो D कम भी होगा तब इस पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 वोल्ट हो जाएगा। चलो ये तो समझाने का कोशिश किए हैं। अच्छा ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। कोई पूछेगा V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है कि V3 बड़ा है कि V4, उसी में इसमें भी पूछेगा V1 बड़ा है, V2 बड़ा है, V3 बड़ा है, V4 बड़ा है, तो क्या इक्वल बोल देंगे, तो नहीं, अरे ये नहीं इक्वल है, यहाँ नहीं इक्वल है, ये सब जो है वो उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल घटता है, तब V4 सबसे छोटा होगा फिर V3 होगा, यानी बोलेंगे क्या V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से इसमें भी बोलेंगे V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। हाँ ये कन्वेंशन है
कि जब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो गैप को आप कम करते जाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या ये इक्वल पोटेंशियल पर नहीं है? तो बोलेंगे सब अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, लेकिन कन्वेंशन क्या है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब क्या करो कि गैप को कम करते जाओ। यही अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब क्या करते, नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगर यही इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ना होकर के अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ठीक ना, तब क्या करते, तब बोलते कि यही अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब गैप को क्या करते, तो बढ़ाते जाते। जैसे ये गैप कम है, ये गैप उससे ज्यादा है, ये गैप उससे भी ज्यादा है, तब जो है ये कन्वेंशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा हो तो गैप को बढ़ाते जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर कम भी होगा तो डी का वैल्यू ज्यादा होकर के पोटेंशियल डिफरेंस को इसके बराबर कर देगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस को इसके बराबर कर देगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अब उसको आगे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो कुछ इस तरह से है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो कुछ इस तरह से है। ध्यान से देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। और भी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये सब जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी बात समझ में आ गया। अब देखो ये जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। ये भी कितना होगा, बोलेंगे 10 सेंटीमीटर होगा, सब 10-10 सेंटीमीटर है। और ये भी कह रहा है कि पोटेंशियल जो है यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है। यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट, इसका 30, इसका 40, ठीक है। सबसे पहले ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, तो बोलेंगे कि प्रॉपर्टी पहला क्या था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरह के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरह डायरेक्शन में होगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो बना दिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दें, इधर दें कि इधर दें, तो बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर दो जिधर पोटेंशियल घट रहा हो। तो पोटेंशियल किधर जाने पे घट रहा, इधर जाने पे घट रहा है, समझना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा, इतना तो तय है, इतना तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया। अब रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालें। तो ठीक है, इस पॉइंट को अगर ए बोले और इस पॉइंट को अगर बी बोले तो VA माइनस VB कर लेते हैं, VA माइनस VB कर लो। तो बोलो A मेरा इनिशियल है, B मेरा फाइनल है, तो E डॉट D, E डॉट R, तो VA माइनस VB क्या होगा, तो बोलेंगे ER cos 0, cos 0। तो बोलो तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, तो E इंटू R हो जाएगा, इतना तो तय है। अब R किसको बोलो, क्या बोलें, क्या 10 सेंटीमीटर को बोल दें, R क्या 10 सेंटीमीटर को बोले, तो याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसमें R बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। जैसे दो लाइन है, कोई पूछेगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, तब क्या बोले, ऐसे सेपरेशन बोलेंगे क्या, इस सेपरेशन को इन दोनों के बीच का सेपरेशन बोलेंगे, तो नहीं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर देखना होगा तो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वैसे ही अगर हमको इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का सेपरेशन देखना होगा तो इसके परपेंडिकुलर लाइन को ही सेपरेशन बोलेंगे। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ कितना होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम sin 30 यूज करें, sin 30 अगर यूज करें तो क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है जी,
तो वही जो निकालना है, यानी ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कौन है तो 10 सेंटीमीटर, तो ये तो 1/2 हो जाएगा और ये ए बी बाई 10 हो जाएगा। तो बोलो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है वी ए माइनस वी बी क्या लिखें, तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे ई इंटू आर। अब वी ए कितना है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट, देखो जी यहाँ पे 30 वोल्ट, माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है तो 20 वोल्ट। ई निकालना है और आर का वैल्यू देखो 5 सेंटीमीटर आया है, तो 5/100 कर लो, ये तो 20 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा तो 200, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 200 न्यूटन पर कूलम हो गया क्या। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस शेप में है, इस शेप में है, ऐसे है, ठीक, समझिएगा थोड़ा। तो इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन सभी के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ से सेपरेशन ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है, उसी तरह से अगर ये सेपरेशन देखें तो ये 20 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग ये सेपरेशन देखें तो ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है इस चार्ज से कहीं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हाँ, ये दे दिया है 60 वोल्ट, ये दे दिया है 30 वोल्ट, और वैसे ही करके ये दे दिया है 20 वोल्ट। तो ठीक है, कैसे निकालें, तो बोलेंगे क्या कि निकालने का तरीका कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी सिंगल चार्ज के कारण, तो KQ/r²। अब K तो मालूम है, Q मालूम है, तो बोलेंगे नहीं, R मालूम है, तो बोलेंगे वो भी मालूम नहीं है, तो कैसे निकालें, तो बोलेंगे पोटेंशियल मालूम है ना, 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल लिखे, पोटेंशियल एट ए, तो VA कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे KQ/R। अब VA है कितना, तो बोलेंगे 60 वोल्ट, तो ये 60 हो गया, अब KQ तो KQ रहेगा, R कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻², तो KQ का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलो तो कितना हो जाएगा, तो देखो एक 10 से तो एक 10 चला जाएगा, और 60 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया क्या, KQ का वैल्यू 6 आ गया, तो बोलेंगे बिल्कुल। तो बोलो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ का वैल्यू कितना है 6, तो 6/r², यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब r के अलग अलग वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता जाएगा, तो लिखिए इसको जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या है, तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या था, तो बोलते थे इन्फिनिटी से किसी यूनिट कूलम के चार्ज को r डिस्टेंस तक लाने में जो एजेंट वर्क करेगा उतना से पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। एजेंट जब वर्क करता है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, आता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बोलेंगे कि किसी Q2 चार्ज को, ठीक ना, मतलब दो चार्ज है अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है और उसको अगर r सेपरेशन पे ला रहे हैं तो उसको जो है बोलेंगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। समझ जाइए, दो चार्ज अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है और उसको एजेंट के द्वारा वर्क करवा करके अगर r सेपरेशन पे लाया जा रहा है तो उसी को बोलेंगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। यानी व्हेन सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, व्हेन बोलेंगे क्या, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस
is changed from R1 to R2। R1 पहले सेपरेशन पे था, फिर R2 सेपरेशन पे ला दिए। देन वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट is called म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे चार्ज है Q1 और चार्ज Q2 जो है वो यहाँ पे है। शुरू में ये जो है वो R1 सेपरेशन पे है, इससे R1 सेपरेशन पे है, और इसको अब इधर ला रहे हैं। इसको किधर ला रहे हैं? इधर ला रहे हैं। और फाइनली इसको R1 सेपरेशन पे ला के रख दिए, यानी Q2 को हम R1 सेपरेशन पे ला के रख दिए। तो जो एजेंट के द्वारा वर्क होगा, यानी वर्क डन बाय एजेंट हम लोग देखेंगे, वर्क डन बाय एजेंट देखेंगे तो कितना होगा? तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। और क्या लिखें? तो बोलेंगे कि देखो, वैसे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ पाओगे कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन आप जान जाइए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है 1/x² dx का, और आगे में माइनस साइन रहता है, ठीक ना। अब उसी को आगे काम करेंगे तो पहले लिखिए, डेफिनेशन पहले समझ गए होंगे। तो देखो जी, ये Q1 है और ये जो है वो Q2 है। शुरू में R1 सेपरेशन पे है और इसको जो है इधर ला करके यहाँ पे रख दिए हैं Q2 को, यानी इधर लाया जा रहा है। तो अगर हम वर्क डन बाई एजेंट देखें, ये R1 सेपरेशन पे आ गया, तो वर्क डन बाई एजेंट क्या होगा? तो डायरेक्ट अगर लिखेंगे बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पोटेंशियल जो 3 मेथड से सिखाए थे फर्स्ट लेक्चर, उसको देखिएगा, उसमें ये बताया हुआ है क्यों इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना। उसमें क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर देते थे, Q0 चार्ज को लाते थे इन्फिनिटी से, ठीक ना। तो उसको देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर। अब अगर बात करें, ये तो वर्क डन बाय एजेंट आया, अब वर्क डन बाय एजेंट को हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और यहाँ हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब देखना ध्यान से, बोलेंगे क्या कि व्हेन सेपरेशन बिटवीन two point charges is very large मतलब infinity, तो potential should be taken as 0, then potential is taken as 0, then potential energy is taken as 0। हम मान लेते हैं, देखो वैसे तो ये जनरल फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि शुरू में मान लो Q1 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, तो R1 का वैल्यू जो है लेट R1 जो है वो इनफाइनाइट है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलेंगे? 0। और R2 जो है वो कितना है? तो R है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकलेगा। तो चलो अब निकालते हैं, तो कैसे निकालें? तो बोलेंगे अब इसको मिटा देते हैं, जल्दी से जो फॉर्मूला है उस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए, तो बोलेंगे ना कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, यहाँ पे 1/R2, R2 के जगह R लिखेंगे, और माइनस 1/R1, तो R1 तो इन्फिनिटी है,
1/इंफिनिटी। अब जब 1/इंफिनिटी लिख दिए हो तो ये U निकलेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा कब, जब R सेपरेशन पे होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, 0। तो ये कितना आ गया जी, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। अब इसी को याद रखना है क्या, कि जब भी दो चार्ज Q1 और Q2 अगर R सेपरेशन पे हुआ तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R होगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और ध्यान दो, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, यही निगेटिव, अगर कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो Q1 मतलब पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाता। समझ जाओ। ऐसे भी याद रखना, अट्रैक्शन का जब भी फोर्स लगता है तो याद रखना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, और जहां रिपल्सन का फोर्स लगेगा वहां पे क्या होगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इस बात को याद रखना। तो ये म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसको लिखिए जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको बनाइए। जैसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या मान लो ये साइड लेंथ A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है। कह रहा है कि म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे देखो, अगर हम म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण लिखे, या चलो ऐसा करते हैं Q1 Q2 Q3 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैल्यू भी अगर दिया हुआ रहेगा तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देते हैं। देखो 1/4πε0 ये तो सब में रहेगा, इसको कॉमन ही ले लो। अब इन दोनों के कारण म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो Q1 इंटू Q2 बाई A1 लिखेंगे, तो Q1 इंटू Q2 बाई A1 लिखेंगे। अब प्लस इन दोनों के कारण अगर लिखेंगे तो Q2 इंटू Q3 बाई A2 लिखेंगे। अब प्लस इन दोनों के कारण अगर लिखेंगे तो Q3 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई A3 लिखेंगे। तो बस हो तो गया, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के मान लो साइड लेंथ A है और यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q चार्ज दिया हुआ है, चारों कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है। कह रहा है कि म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखो जी, सबसे पहले तो सोचो कि कितना पेयर बनेगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का। तो पहले ये देखो कि A सेपरेशन पे कितना पेयर है, तो बोलेंगे कि ये दोनों जो चार्ज है वो A सेपरेशन पे है, फिर ये दोनों चार्ज A सेपरेशन पे है, ये दोनों चार्ज A सेपरेशन पे है, ये दोनों चार्ज A सेपरेशन पे है। क्या और भी अलग सेपरेशन पे चार्ज है, तो बोलेंगे हाँ। अगर डायगोनली अगर देखो तो ये दोनों चार्ज जो है वो अलग सेपरेशन पे है, तो ये कितना सेपरेशन होगा, तो बोलेंगे ये A है, ये A है, तो ये √2A होगा। वैसे ही ये भी जो है वो डायगोनल सेपरेशन पे है, तो ये भी √2A होगा। समझ रहे हो ना। तो बोलेंगे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, तो 1/4πε0 तो लिखेंगे ही। और ऐसा करो, अगर हम इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q4 बोल दें तो बोलेंगे ना Q1 इंटू Q2 बाई A, Q1 इंटू Q2 बाई A। देखना ध्यान से, इसके लिए लिखेंगे तो Q2 इंटू Q3 बाई A, Q2 इंटू Q3 बाई A। अब प्लस इसके लिए लिखेंगे तो Q3 इंटू Q4 बाई A, और अगर इसके लिए लिखेंगे Q4 इंटू Q1 बाई A। अब देखो इन डायगोनल अपोजिट के कारण देखेंगे तो बोलेंगे Q1 इंटू Q3 बाई √2A। अब प्लस इसके कारण अगर सोचें तो Q2 इंटू Q4 बाई √2A। तो देखो जी, मतलब कि आप समझ जाइए इसमें कितना पेयर आया, तो 6 पेयर आया। अब इस पेयर को निकालते कैसे हैं, तो देखो अगर नहीं समझ में आता है तो NCR लिख दो, फैक्टोरियल N
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब ये एनसीआर क्या है, तब बोलेंगे एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है 4, तब 4 सी। आर क्या है, तब बोलेंगे कितना पेयर में एक पोटेंशियल निकलता है, तो 2 चार्ज के लिए एक पेयर निकालते हैं, तो NC2 लिख दो, यानी 4C2। तो बोलेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो सोचो तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे फैक्टोरियल 4 को लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे में फैक्टोरियल 2 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 से 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो 3 दूना 6 हो गया, यानी 6 पेयर बनने वाला है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बताते हैं। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि आप एक क्यूब ले लीजिए। तो चलो क्यूब बनाते हैं। क्यूब जो है वो कुछ ऐसा है। अब क्यूब के सभी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। क्यूब के सभी कॉर्नर पे क्यू 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 क्यू, उसी तरह से यहाँ क्यू क्यू क्यू। कह रहा है कि अब बताओ कितना जो है पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बोलो तो क्यूब है तो सेपरेशन कितना होगा, ए ए ए। तो पहले ये सोचो कि कितना पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो NCR बताए थे ना अभी, n के जगह कितना लिखे, तो 8 चार्ज है, नीचे चारों कॉर्नर पे, ऊपर चारों कॉर्नर पे 82। तो बोलो क्या लिखें, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और नीचे में क्या होगा, तो बोलेंगे 2 इंटू 1 तो होगा ही, अब फिर देखो ये 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 से तो 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, और 2 से इसको काटोगे तो 4, 7 के 28, यानी 28 पेयर बनने वाला है। अब 28 पेयर कैसे बनेगा, तो उसी को लिखना है। तो देखो जी, सबसे पहले ये सोचो कि ए सेपरेशन पे कितने पेयर ऑफ चार्ज है। तो देखो ये ए सेपरेशन पे है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, उसी तरह से 5 6 7 8, फिर देखो 9 10 11 12, यानी 12 ऐसा पेयर है जो ए सेपरेशन पे है। तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में होगा ही होगा। और Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखें, देखना ध्यान से, क्या लिखें, 12 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, यानी Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। ये सेपरेशन है, ए सेपरेशन पे 12 पेयर आया। अब चलो प्लस, देखना ध्यान से, अगर हम इस पेज पे, इस प्लेन पे अगर सोचे तो ये लेंथ कितना होगा जी, तो √2a। उसी तरह से ये लेंथ कितना होगा, तो √2a। तो √2a सेपरेशन पे 1 पेयर, दूसरा पेयर, यानी एक प्लेन पे, समझना, एक प्लेन पे √2a सेपरेशन पे 2 पेयर बन रहा है। तो ऐसा ऐसा कितना प्लेन है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। जैसे एक घर है, तो घर में टोटल कितना दीवार है, एक घर में टोटल कितना दीवार है, तो बोलेंगे दाहिने बाएं सामने पीछे ऊपर नीचे, समझ जाइए। तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब प्रत्येक दीवार पे √2a सेपरेशन पे 2 पेयर बन रहा है, एक इधर और एक इधर। तो एक दीवार पे 2 पेयर, तो 6 दीवार पे कितना पेयर, तो 12 पेयर। तो बोलेंगे 12 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई √2a, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो 12 12 कितना हो गया, 24, अब बाकी 4। तो देखो अगर हम लोग इस डायगोनल से इस डायगोनल का बात करें, इस डायगोनल से इस डायगोनल का बात करें, तो एक पेयर इस डायगोनल से, एक पेयर इस डायगोनल से, उसी तरह से एक पेयर जो है वो इस डायगोनल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में बनेगा।
एक पेयर यहाँ से लेके यहाँ तक में बनेगा। तो ये डायगोनली अपोजिट साइड लेंथ कितना होगा, तो जानिएगा ये √3a होता है। तो ऐसा ऐसा कितना बनेगा, तो बोलेंगे एक घर में डायगोनली अपोजिट जो है 1 2 3 4 बनने वाला है। तो बोलेंगे 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q डिवाइडेड बाई √3a। बस यही आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको लिखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q is placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side length A. Find work done by external agent to change the side length of triangle up to 2a। देखो क्वेश्चन तो पढ़ दिए हैं, अब रही बात कि क्वेश्चन समझने के लिए। तो देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए। और तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है Q Q Q। अब कह रहा है कि देखो वैसे तो ये रिपल्सन फोर्स लगा ही रहा है, लेकिन एजेंट के द्वारा वर्क करवाया जा रहा है और इसके साइड लेंथ को 2a किया जा रहा है। मतलब पहले साइड लेंथ a था, अब जो है इसका साइड लेंथ को 2a किया जा रहा है। 2a किया जा रहा है तो मतलब ठीक है, इसके साइड लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो बोलेंगे एजेंट के द्वारा। एजेंट के द्वारा वर्क निकालना है। तो पहले a सेपरेशन पे था, अब कितने सेपरेशन पे है, तो 2a सेपरेशन पे है। 2a सेपरेशन पे है। तो बोलो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो बोलेंगे वर्क डन बाई, अगर एजेंट देखोगे तो वो तो होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो बोलो फाइनल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे सब चार्ज जो है अब 2a सेपरेशन पे है। तो 2a सेपरेशन पे एनर्जी कितना है, तो बोलेंगे कि 3 × K Q × Q Q × Q डिवाइडेड बाई 2a, ये फाइनल एनर्जी है। अब माइनस इनिशियल एनर्जी कितना है, तो 3 × K Q × Q डिवाइडेड बाई a, ये जो है वो इनिशियल एनर्जी है। तो बोलो तो इसमें कॉमन कौन कौन हो जाएगा, तो 3kq² बाई a, 3kq² बाई a। ध्यान से देखिए ये Q यहाँ पे है। बोलेंगे कि वर्क डन बाई एजेंट जो होगा वो कितना होगा, तो 3kq² बाई a, ये तो कॉमन हो जाएगा। 3kq² बाई a तो कॉमन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 3 क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Q × Q और डिवाइडेड बाई 2a। तो kq × Q बाई 2a, kq × Q बाई 2a, kq × Q बाई 2a, तो 3 × kq × Q बाई 2a कर दिए। ठीक है, k 3 × kq² बाई a, ये तो कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बोलेंगे यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 1। तो 1/2 हम -1 करेंगे, तो ये तो -1/2 ना हो जाएगा। तो बोलो तो -1/2 का मतलब -3/2 kq² बाई a, यही आंसर हो जाएगा। वर्क डन बाई एजेंट कितना आएगा, तो बोलेंगे क्या कि आंसर आएगा निगेटिव ऑफ 3/2 kq² बाई a, यही आंसर हो जाएगा। तो चलो लिखो इसको जल्दी से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए पहले लिख दिए। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 मीटर एंड देन रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीज्ड टू 1 मीटर। मास ऑफ ईच पार्टिकल इज 10 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, हम इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है -4 माइक्रोकूलम। शुरू में जो है ये R1 सेपरेशन पे है यानी 10 मीटर पे है, और जाहिर है जैसे ही इसको रिलीज किया गया है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जैसे ही रिलीज किया गया है तो ये पास आना शुरू कर दिया, ये भी पास आना शुरू कर दिया। और जब ये 1 मीटर के सेपरेशन पे जब रहेगा, यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -4 माइक्रोकूलम, तब कह रहा है इसका वेलोसिटी क्या होगा,
और इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ठीक है, ये सेपरेशन R2 है जो कि कितने मीटर का है, तो R2 का वैल्यू 1 मीटर है। काम करते हैं, देखिए इसमें कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं ना लगा है, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बोलेंगे फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो बोलेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, सिंपली इसको रखा गया है, अपने आप ये पास में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। शुरू में मोमेंटम क्या है, तो रेस्ट में दोनों है तो जीरो है मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, तो बोलेंगे m1 v1 को अगर प्लस में लिखेंगे तो m2 v2 को माइनस में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको इधर लाओ तो बोलेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब देखना ध्यान से, एज m1 इज इक्वल टू m2, m1 और m2 इक्वल है तो उसको m बोल दो, तो m v1 इज इक्वल टू m v2, m से m कट गया तो v1 इज इक्वल टू v2 हो गया, तो उसको v बोल दिए, ऐसा हम कर रहे हैं लेट से। तो ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। मोमेंटम कंजर्वेशन से हमको क्या पता चला कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। वैसे भी याद रखेंगे जब मास सेम होगा ना तो वेलोसिटी भी सेम होगा। अब रही बात कि आगे क्या करें, तो बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। बोलो शुरू में एनर्जी कितना है, तो बोलेंगे K Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई, पहले कितने सेपरेशन पे है, तो R1 सेपरेशन पे है। अब देखो शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अब फाइनल एनर्जी क्या है, तो बोलेंगे K Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई R2 सेपरेशन पे है। अब प्लस देखो दोनों का मास सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर कर दे क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, तो बोलिए तो इसको इधर लाओ, तो k Q1 इंटू Q2 और यहाँ पे बोलेंगे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और यहाँ पे इज इक्वल टू mv स्क्वायर। बोलो तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 कितना है, तो माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। याद रखेंगे चार्ज प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, और Q1 Q2 लिख दिए और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 ये तो रहेगा ही। तो देखो काम हम लोग करते हैं आगे, ऐसा करते हैं इसको हम मिटा देते हैं, वैल्यू तो लिख ही दिए हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन भी समझ ही रहे हो, तो इधर का जो है हम मिटा करके और आगे लिखते हैं। देखिए 9 दूनी 18 या 9 चौके 36, 36 दूनी 72, तो 72 तो हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 कितना होगा, इतना याद रखना, आगे में माइनस है जी, तो 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस माइनस 12 और 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 करना है, तो 1 बाई R1 का वैल्यू 10 था और 1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ठीक, तो माइनस 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 LCM हो गया, तो 1 माइनस 10, बोलो तो mv स्क्वायर हो गया क्या, देखिए तो माइनस 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 9 बाई 10 इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से, बोलेंगे क्या कि देखो माइनस माइनस प्लस, तो 72 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, और डिवाइडेड बाई मास कितना था 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसा करो ना 10 टू द पावर माइनस 3 लिखो और इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिखो, तो ये तो कट गया, आइए देखो 10 ऊपर चला जाएगा, तो बोलेंगे 72 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो यही v स्क्वायर हो गया। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 72 इंटू 9
इंटू 10⁻²। अब इसको आप जो सॉल्व करिएगा उतना मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलो देखो जी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है Q और Q, शुरू में ये 10 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और दोनों का मास भी सेम है, तो जाहिर है ये दूर भागेगा। जब दूर भागेगा तो यहाँ पे मान लो Q पहुंच गया और ये वाला चार्ज इधर कहीं पहुंच गया, तो कह रहा है जब ये बहुत दूर चला जाएगा यानी इनफाइनाइट जब सेपरेशन पे चला जाएगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो अभी अभी पढ़े थे कि जब दोनों का मास इक्वल हो तो वेलोसिटी इक्वल होता है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, है ना। शुरू में रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम M1 V1 अब प्लस माइनस M2 V2 करेंगे तो वहां से M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 और दोनों का मास चूंकि इक्वल है तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो बोलेंगे क्या कि देखो क्वेश्चन मिटा देते हैं और इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा बोलेंगे क्या कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। बोलो शुरू में एनर्जी कितना है, तो शुरू में कितने सेपरेशन पे है, 10 मीटर पे, तो KQ इंटू Q और डिवाइडेड बाई R अब प्लस 0, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अब फाइनल एनर्जी क्या है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बोलेंगे हाफ mv² इंटू 2। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो बोलेंगे KQ इंटू Q बाई इंफिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सोचो तो 2 से तो 2 कट गया, तो mv² इज इक्वल टू कितना हो गया, तो KQ² बाई R। और चार्ज का वैल्यू दिए हुए है 2 माइक्रोकूलम, तो ठीक है v² कितना हो जाएगा, KQ² बाई MR। जल्दी से वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर इंटू R MR, M का वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ इंटू R का वैल्यू कितना था, तो 10 मीटर, तो इंटू 10, इतना ही v² हो जाएगा। और इसी का रूट कर देंगे तो v निकल जाएगा, यानी v कितना निकलेगा, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 गुना 10⁻⁻12 10⁻³ इंटू डिवाइडेड बाई, यही ना हो जाएगा, ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻ ऊपर जाएगा, ये तो 36 गुना 10⁻⁻2 हो जाएगा। और इसका रूट अगर करेंगे, ठीक ना, इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्या। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए।